चैप्टर का नाम है जी लीजेस, और थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे कोर्स के अंदर, थोड़ा बहुत मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी दो कैटेगरी होती है वो पता होना चाहिए, इसी पर चर्चा करना चाहिए। देखिए लीज का मीनिंग क्या, इट्स अ लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट। लीज इज अ लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट। किसी चीज को हम परचेज नहीं कर सकते, उसका बजट नहीं, तो हम किस्तों पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं। हायर परचेज में तो हम इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद चीज हमारी हो जाती है, ये सिस्टम होता है। लीज में किसी किसी बिजनेसमैन का ना काम ही ये होता है लीज पर देना चीज। कोई सेट खरीदी बड़ी सी, उसे लीज पर दे दिया कुछ टाइम के लिए, फिर वापस ले लिया, फिर किसी और को दे दिया लीज पर, वापस ले लिया, फिर किसी को दे दिया लीज पर, यही काम करते हैं। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज, ये दो कैटेगरी होती है जिसके अंदर वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखने के बाद पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन फाइनेंस लीज, state any three situations when a lease would be classified as finance lease। फाइनेंस लीज किसे कहते हैं और क्या कंडीशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है इसमें फाइनेंस लीज कहा जाएगा। क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे बाद, स्टेट एनी 4 situations when a lease would be classified as finance lease। क्वेश्चन 1 में 3 कंडीशन मांगी थी, क्वेश्चन 2 में 4 कंडीशन मांगी, क्वेश्चन से क्वेश्चन 3 में लिखा है जी व्हाट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज किसे कहते हैं, तो थ्योरी में हमारे में यही कवर अप है जी कि दोनों ही लीजेस का मीनिंग बताना है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ध्यान से देखें, एग्जांपल है कि 3 साल या 5 साल के लिए हमने कोई एक एसेट लीज पर ली और 2-3 साल जब पूरे हो जाएंगे तो वो एसेट हम वापस कर देंगे। एग्जांपल देखिए, तो मान लीजिए मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी, मेरे पास 4 मशीनरी है, मेरे पास कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आया है, कोई बड़ा ऑर्डर आया है, उसमें मुझे 6 मशीनरी चाहिए। 4 तो ऑलरेडी हैं, 2 मैं खरीद सकता हूँ, बट लेकिन मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट के बाद शायद मुझे कोई और उम्मीद नहीं है कि बड़ा प्रोजेक्ट आया करेगा, फिर 2 मशीनें बेकार पड़ गई, इसलिए मैं 2 मशीन खरीदने की बजाय उसे लीज पर ले लेता हूँ। जब 1 साल या 2 साल का लीज पर ले लिया, जब काम पूरा हो गया तो वापस कर दिया। नॉर्मल लीज है, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एसेट है, मुझे खरीदनी है बट मेरा बजट नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं मतलब किसी को कहता हूँ कि एक काम करो, आप मुझे आपसे लीज पर चाहिए हो, बट उसके पास वो एसेट है नहीं, और अल्टीमेटली ना लॉन्ग टर्म के लिए मुझे चाहिए। ध्यान से देखना, मिस्टर ए बी के पास जाता है कि भाई मुझे मशीन एक्स जो है वो चाहिए लीज पर। बी कहता है मशीन एक्स तो मैं बेचता ही नहीं, तो इसकी डिमांड ही नहीं होगी। तो मशीन जो मिस्टर ए है वो कहता है कि मशीन खरीद लो आप, मैं ले लूंगा लीज पर। तो कहता है आप लीज पर ले लोगे लेकिन जब वापस करोगे तो बेकार पड़ी रहेगी, यूज ही नहीं है कुछ। तो फिर ए कहता है कि इस मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल की लाइफ है, तो एक काम करो 10 साल की लीज पर दे दो मेरे, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं वो खरीद ही लूंगा। अब तो ठीक बी हो जाएगा। मिस्टर बी को ये ऑफर देता है कि आप मशीन खरीद लो, मैं वो मशीन आपसे लीज पर ले लूंगा, और जब तक लाइफ है मशीन की उतने ही पीरियड तक मैं यूज करता रहूंगा, उसके बाद मुझे ही बेच देना वो एसेट। फाइनेंस लीज उसे कहते हैं। बेसिकली वो फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लीज है नहीं। ऑपरेटिंग लीज का नाम क्या रखा हुआ है कि ऑपरेटिंग, मतलब नॉर्मली ऐसे ही ऑपरेट होती है लीज। फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली मेरे पास फाइनेंस नहीं है, बजट नहीं है खरीदने का, तो मैंने लीज का एग्रीमेंट ऐसा बनवाया हुआ है, फाइनेंस पर्पस से, मनी पर्पस से बनवाया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे जी। पहले ऑपरेटिंग लीज किसे कहते हैं, जो नॉर्मल लीज होती है। एन ऑपरेटिंग लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज फॉर द यूज ऑफ एन एसेट बट डज नॉट कन्वे ओनरशिप राइट्स ऑफ द एसेट। करेक्ट है जी बात। अगर हमने लीज पर लिया तो थोड़ा ना कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी,
ओनरशिप तो ओनर की ही रहेगी। ऑपरेटिंग लीजेस आर कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ये क्या है सर? ऑफ बैलेंस शीट। देखो मैंने अगर मैं कोई चीज रेंट पर लूंगा, रेंट ही तो है, लॉन्ग टर्म रेंट, क्या मैं उसको असेट में लिखूंगा? नहीं। समझ आ रही है बात? मेरी ओनरशिप थोड़ी ना, इसमें एसेट लिखेंगे। हाँ जी सर लैंड अगर लेंगे लीज पे, ऑपरेटिंग में आएगा? डिपेंड करता। कैसे? इसे 99 ईयर्स की लीज पर लिया जाता है कई बार है, तो उसको एसेट ट्रीट करता है और उसको ईयरली राइट ऑफ करता है, वन टाइम पेमेंट करिए तो। ठीक है, फाइनेंस लीज में हम इस एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब सुने ध्यान से, सर ओनरशिप तो दोनों ही केस में ट्रांसफर नहीं हो रही, सोच के देखो, ओनरशिप तो दोनों ही केस में ट्रांसफर नहीं हो रही। ये 3-4 साल के लिए लिया है, वापस कर देंगे। ये 10 साल के लिए लिया है, एग्जांपल है 10 साल 3 साल है ना, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली। 10 साल के लिए लिया है और इसको हम बाद में खरीद ही लेंगे, तो जब खरीदेंगे तभी तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, पहले थोड़ी ना होगी। तो इसको आप एसेट में कैसे लिख सकते हो? तो देखिए 11th क्लास में कॉन्सेप्ट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ध्यान है किसी को? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म से यहां पर मतलब है कि फॉर्मेलिटी, जो लीगल पोजीशन है। सब्सटेंस का मतलब है रियलिटी, तो फॉर्मेलिटी से ऊपर हट करके जो रियलिटी है उस चीज को हम कंसिडर करते हैं अकाउंटेंट अकाउंटिंग के टाइम। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखते हैं सर। मान लीजिए मैं 30 मार्च को मशीन ले आया, लेकिन अभी तक बिल ही नहीं बना और ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है। 5 अप्रैल को बिल बना, लेकिन मैं 30 मार्च को ही एंट्री पास कर लूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट कर लूंगा, बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। भले फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो मैं उसका ओनर नहीं हूं, बट रियलिटी है कि मैं उसका ओनर हूं। ऐसा होता है कई बार कि मुझे मशीन चाहिए थी और मैं जल्दी में मशीन ले आया, कहते बिल बाद में देंगे, हम बाद में आऊंगा तो बाद में रेट लगा लेंगे, तब बिल बना देना। ठीक बात है, तो ये भी पॉसिबल है। ट्रांसफर फॉर्म ने ये चीज़ सिखाई है हमें। अकाउंटेंट जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है वो फॉर्मेलिटी लीगलिटी से हट करके जो एक्चुअल चीज़ है रियलिटी उस पर रिकॉर्ड करता है। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम फाइनेंस लीज के केस में उसको एसेट ट्रीट कर लेते हैं अपनी, बिल्कुल नॉर्मल एसेट, डेप्रिसिएशन भी लगाते रहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे नॉर्मल एसेट होती है वैसे एसेट रिकॉर्ड करते हैं। साथ में एक वर्ड ऐड ऑन करेंगे, लीज्ड, क्योंकि हमारी जो फ्री होल्ड वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो एसेट्स हैं, उससे डिफरेंशिएट हो सके। मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी है फॉरएवर, हमेशा के लिए मेरी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा। अगर मैंने लीज पर मशीनरी ली है और फाइनेंस लीज वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं लीज मशीनरी या मशीन ऑन लीज इस नाम से डेबिट करूँ। बस इतना फर्क आएगा, वर्ड का फर्क आएगा बस। ओनरशिप दोनों ही केस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करें तो हमारे। हाँ जी सर एक और बताना, तो वही तक फर्दर एक्सप्लेन कर रहा था। फॉर्म का मतलब है तो फॉर्मेलिटी, मतलब लीगलिटी। जैसे मान लो बिल ट्रांसफर हुआ, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लॉ में आपने पढ़ा हुआ या पढ़ेंगे। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये सिखाया कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है सेलर से बायर पर। तो जब एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तब नहीं देख रहे हम अकाउंटेंट, हम देख रहे हैं सब्सटेंस, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में चीज है। मशीन हमारे पास आ गई, मशीन हमने डेबिट कर ली, हमारे पास ओनरशिप आ गई, हम फॉर्मेलिटी नहीं देख रहे। हम गुड्स भी खरीद करके ले आए, अभी तक बिल नहीं बना है, तो एज पर फॉर्म वो हमारी ओनरशिप नहीं, बट रियलिटी में ओनरशिप हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट कर ले। बट हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था गुड्स इन ट्रांजिट अगर है तो अभी तक ब्रांच के पास गुड्स पहुंचे नहीं, लेकिन वो गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लेती है अपने बुक्स के अंदर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म अगेन। ठीक है, तो फाइनेंस लीज में ये सिखा रहे हैं कि ओनरशिप हमारी नहीं, बट प्रैक्टिकल देखा जाए उस चीज हमारी ही होने वाली है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो ऑपरेटिंग लीज में लिखा था जी ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में ऑफ रहती है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आती। सर इसको अगर हम जब खरीदते हैं 5-10 साल के लिए, किसकी बात कर रहे हो? ऑपरेटिंग लीज। तो वन टाइम पेमेंट ही तो करते होंगे। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर कर रहे हैं तो वन टाइम पेमेंट, तो एक फिर एक लीज नाम से सेट बनेगी, लीज नाम से सेट बनेगी एक।
आगे लिखा है जी, ऑफ द बैलेंस शीट मीनिंग फाइनेंसिंग का मीनिंग ऑफ लीज्ड एसेट एंड एसोसिएटेड लायबिलिटी, मतलब दैट इज फ्यूचर रेंट पेमेंट्स। आगे लिखा है जी, आर नॉट इंक्लूडेड ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट, और ये इंक्लूडेड होगी फाइनेंस लीज वाले में, है ना। अभी तो ऑपरेटिंग लीज पढ़ रहा है ना, इसको तो इंक्लूड नहीं होगी। आगे, इन अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी, लेसी मतलब जिसने लीज पर लिया, लेसर जिसने लीज पर दिया, लेसर सेलर हो गया, लेसी बायर हो गया। तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी तो फाइनेंस लीज वाले केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बट इन द ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर, लीज के टाइम तो ओनरशिप रहेगी लेसर की, चाहे कोई भी केस हो। जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी तो ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है लेसर लेसी को फाइनेंस लीज में, और ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफर नहीं करता, वो एसेट ही वापस लेता। समझ में आ गई बात? जब लीज चल रहा होता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उस टाइम लीगली लेसर ही ओनर है, ओनरशिप लेसर की है, चाहे कोई सा भी केस हो। जब लीज टर्म खत्म हो जाती है तो लेसर ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है लेसी को इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में नहीं, वो एसेट ही वापस लेता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। फाइनेंसिंग लीज में जरूरी है हमें बाद में सेट लेनी होगी? इन जनरल ऐसा ही होता, जरूरी नहीं होता। इनफैक्ट एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी होती कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंसिंग लीज है। हम अकाउंटेंट को टर्म्स कंडीशन पढ़ करके पहचानना पड़ता कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। देखिए ऑपरेटिंग अगर लीज है 2-3 साल पहले सेटल लिया इसने, तो जो लेसर है, जो सेलर है वही ओनर है, वही ओनर रहेगा, डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेगा, डिडक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने। फाइनेंस लीज में अल्टीमेटली एसेट हमारी, इसमें लेसी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, लेसर नहीं करेगा। मेजर डिफरेंस तो यही है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी, फाइनेंस लीज डिफाइन करना है हमें, और सिचुएशन बतानी है किस केस में फाइनेंस लीज होगा। एज पर AS 19 लीज, AS 19 लीज पर है, अ फाइनेंस लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर्स substantially all the risks and rewards incident to the ownership of an asset। कहीं ना कहीं लीज में हमने सारा रिस्क ट्रांसफर कर दिया, सारे रिवॉर्ड, सारी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हमने लीज लेसी में। और इससे जो इस एसेट जो तो कमाएगा वो कमाएगा, जो नुकसान होगा, जो रिस्क रहेगा, जल गया तो तुम्हारा रहेगा, इस हिसाब से। एज पर द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लीज इनटू अ फाइनेंस लीज or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than its form। फॉर्मेलिटी नहीं देखनी, फॉर्म नहीं देखना, सब्सटेंस देखना, रियलिटी देखना, उस पर डिपेंड करता है। 3 situations which would normally lead to a lease being classified as a finance lease। सिचुएशन दे रखी है जी, क्वेश्चन में 3 मांगी है, मैंने 4 दे रखे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 मांगी। पहला, लेसर ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द टर्म। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि लेसर ओनरशिप पे ट्रांसफर कर देगा लेसी, तो हम समझ जाएंगे कि ये फाइनेंस लीज पे पहचान। बी, द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द fair value of at the date the option becomes exercisable, such that at the inception of the lease, starting मतलब it is reasonably certain that the option will be exercised। लेसी का ऑप्शन है तो कभी भी खरीद सकता, मार्केट प्राइस से कम में तो कभी भी खरीद सकता, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ। तो इससे हिंट मिल रही है कि भैया वो खरीदवाना ही चाहते हैं, ठीक है। विद इन ईयर मतलब जितने का एग्रीमेंट बना है उसके अंदर अंदर है, हाँ, उसके बाद जितने ईयर्स का एग्रीमेंट बना हो तो इसके अंदर अंदर। C1, the lease term is for the major part of the economic life of the asset even if title is not transferred। सर ए पॉइंट पर साफ साफ पता लग जाएगा
कि भाई ये तो फाइनेंस लीज है, तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं एग्रीमेंट में कि टाइटल ट्रांसफर कर देंगे, हम बेच देंगे आपको। लेकिन मशीन की लाइफ 6 साल है मान लीजिए, और एग्रीमेंट 5.5 साल का, तो जो कहते हैं पूरी असेट यूज हो जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ उसके अंदर। तो ये भी एक हिंट है कि वो फाइनेंस लीज है। मोर और लेस ऑलमोस्ट लाइफ के इक्वल ही लीज का पीरियड। डी पॉइंट, when the present value of the minimum lease payment at the inception of the lease amounts to at least substantially all of the fair value of leased asset। मतलब लीज जितनी भी देनी है उसकी आज की वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू, और वो एसेट की वैल्यू के बराबर ही। मतलब भाई देखो 10 लाख रुपए की एसेट है और 10 साल का लीज पीरियड है, तो ऐसे तो नहीं 1 लाख रुपए रखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो कुछ कमाएगा वो। तो इंटरेस्ट को हटा करके जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, वो 10 लाख रुपए आ गई, और एसेट की 10 लाख रुपए की। इससे पता लग गया कि इसने अपनी एसेट की कॉस्ट ही ले ली पूरी की पूरी। जो लीज एग्रीमेंट, जो लीज पेमेंट होनी है हर साल, उसकी हमने आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और वो मोर और लेस इक्वल है एसेट की कॉस्ट के, जितने की वो एसेट है। तो हमें पता लग रहा है पूरी एसेट की वैल्यू निकली गई उसकी। तो इससे एक हिंट मिल गई कि वो फाइनेंस लीज है। तो ये 4 सिचुएशन है जिनसे पता लगता है कि वो फाइनेंस लीज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखिए जी, एंट्रीज कैसी होती हैं। फाइनेंस लीज से बताया था मैंने कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ऐसा मान लेते हैं अकाउंटेंट, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉर्मेलिटी नहीं देखनी, और डेप्शन भी हम ही क्लेम करते हैं। एंट्रीज देखिए, एक रीजन हो जाएगा। हाँ जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ये फाइनेंशियल करेक्ट। लेसी की बुक्स में, लेसी मतलब जो बायर है ना, इसमें लीज पर एसेट ली, क्या एंट्री हो रही है देखिए, एसेट अंडर लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ये परचेज करने की एंट्री हो गई, एसेट आ गई और लायबिलिटी बन गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अंडर लीज, डेप्शन आपका एक्सपेंस हो गया और एसेट की वैल्यू डाउन हो। थर्ड, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, लेसर को ड्यू कर दिया पैसा। उसके बाद लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हम एनुअल पेमेंट करेंगे, जो लीज की पहले एग्रीमेंट तय होगा। और लास्ट में जी दोनों के दोनों एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, डेप्रिसिएशन भी और फाइनेंस चार्जेस भी। बन जाइए अकाउंटेंट लेसर के, सेलर के। पहले एसेट देने की एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बिल्कुल अपोजिट चलेगी देखो उसके। लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये भी अपोजिट है देखो, उसने फाइनेंस चार्जेस डेबिट किए थे, इसने इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करा, उसने डेप्शन डेबिट करा था, डेप्शन आएगा ही नहीं, वो तो एंट्री होगी नहीं यहाँ पर, डेप्शन तो एक ही बंदा क्लेम करेगा। उसके बाद वहां हुआ था लेसर टू बैंक या बैंक टू लेसी, उसने अपना फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर किया था, ये अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम पीएनएल में चार्ज करेगा, ठीक बात है। और जब कंप्लीट हो जाएगी लीज टर्म, उसके बाद अल्टीमेटली कुछ पैसा फालतू आ गया तो वो गेन हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ऑपरेटिंग लीज, सर इसमें अगर इंस्टॉलमेंट होगी तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंस्टॉलमेंट की तो एंट्री थी लेसर टू बैंक और बैंक टू लेसर, तो जितनी इंस्टॉलमेंट होगी उतनी बार वाला अमाउंट आएगा, ये वाला उतनी बार दोनों ये दोनों एंट्री हर साल एंट्री होती रहेगी ये वाली। इसमें तो फर्स्ट एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्री हर साल ही होनी है। डेप्शन हर साल लगेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हर साल होगा, इंस्टॉलमेंट हर साल पे होगी, पीएनएल हर साल ट्रांसफर करेंगे। तो ऑपरेटिंग लीज का केस है, तो डेप्रिसिएशन लेसी की बुक से खुद करके लेसर की बुक्स में वो भाग गया है। डेप्रिसिएशन पहला जी, लीज रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर, हमने एसेट अकाउंट डेबिट नहीं करा जी, एसेट ओनरशिप नहीं है हमारी। उसके बाद लेसर टू बैंक पे करने की एंट्री, जो रेंट पे करना है, तो जो रेंट नाम का एक्सपेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, खत्म काम। एक्सपेंस टू लेसर, लेसर टू बैंक पेमेंट करने की, और एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की, सिंपल। उसके बाद दिखाई जी इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसी अकाउंट डेबिट, एक पैसे में उसको डेटर बना दिया, पैसे लेने हैं,
टू लीज रेंट इनकम अकाउंट, हमारे इनकम में क्रेडिट हो गए। अब इंस्टॉलमेंट जो रेंट है जो लीज है उसको पैसे मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लेस। डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ट्रांसफर करो पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। और जो लीज रेंट इनकम हुई थी हम, इनकम भी ट्रांसफर हो गई एक्सपेंस के साथ, इनकम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में आती है, तो उसकी एंट्री लीज रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है जी, एक बार बस रीड कर लेंगे इसको अच्छे से, इतना ही चैप्टर के अंदर।